टू में हमने 194 पे डिस्कस किए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ओरिजिनेट कहाँ से हुए? ओरिजिनेट हुए हैं आईफैक के कोड ऑफ एथिक्स से। और कोड ऑफ एथिक्स में क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि तीन चीज़ें हैं, एक एथिकल प्रिंसिपल हैं, फिर उन प्रिंसिपल को सर्टन थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल के अवेलेबल हैं सेफगार्ड्स। हमने सेफगार्ड अप्लाई करके थ्रेट्स को रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल। इफ़ आफ्टर अप्लाइंग ऑल ऑफ द अवेलेबल सेफगार्ड्स या ऑल ऑफ द जो भी रीजनेबल सेफगार्ड्स, थ्रेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल, तो क्या करना है? आपने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेना है, रिज़ाइन कर देना है, डिक्लाइन कर देना है, दूर हो जाना है इस असाइनमेंट से, लेकिन किसी एथिकल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसमें हम, थ्रेट्स पढ़ेंगे उन प्रिंसिपल्स को, और इन थ्रेट्स को रिड्यूस कैसे करना है, सेफगार्ड्स पढ़ेंगे। चलो ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी। फिर हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, उसमें तीन चीज़ें थी, अवॉइडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम बाइस, ये जिसको न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, न्यूट्रलिटी कि चार गुण न्यूट्रल होगा, चार गुण न्यूट्रल होगा। और तीसरा क्या पढ़ा हमने? अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना आपने। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की बेतहाशा एग्जाम्पल है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे का काम है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बिजनेस है, और उसका एक कंपेटिटर है, वो कंपेटिटर मेरे पास ऑडिट करवाने आ गया। अब मैं उस कंपेटिटर के साथ बाइस्ड हो रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का कंपटीशन दे रहा है। ठीक है, तो किसी किस्म का बाइस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आ जाएं। उसके बाद में क्या पढ़ा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में मैंने कहा दो बातें हैं, स्टैंडर्ड अटेनमेंट का वर्ड यूज़ किया, अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। इसको हमने डिस्कस किया कि अटेन कैसे करना है, और अटेन करने के बाद मेंटेन कैसे करना है। उसके लिए क्या सेफगार्ड अवेलेबल है? आई के आपने कहा कि आपने एनुअली 40 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है। ठीक होगा? उसको क्या बोलते हैं? CPD, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया जी? इस तरह और भी एक्टिविटीज आई कैप मेंटेन करता है। चलेंगे आगे, बोलें यार। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आ गया ड्यू डिलिजेंस। कहता है एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंट का मतलब कहता है जितनी जरूरत है उतनी केयर से हम काम करें। ठीक है, एंड ड्यू केयर। ड्यू का मतलब कहता है जितनी जरूरत है, जितना डीप जाना है आपको, जितना स्टाफ एलोकेट करना है, जितना स्किल चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए, जितना ट्रेनिंग चाहिए, जितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो पुट इन प्लेस करना है आपने। ठीक है, ये नहीं है कि इस ऑडिट में 60 डेज लगने, आप 10 दिन में करके आ जाएं। यहाँ पे 20 लोगों का स्टाफ चाहिए, आप 2 से करवा के ले आएं। ये एक जगह पे आपको लगता है कि 200 सैंपल चाहिए, अब 10 लेके आ जाएं। ये नहीं है। ठीक हो गया? इसके बाद क्या गया? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि जो भी आपको प्रोफेशनल कर्टेसी में, प्रोफेशनल अरेंजमेंट में आपको नॉलेज मिला है, वो आपने ना अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ना किसी और के लिए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हम पढ़ लेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरा क्लाइंट है इत्तेहाद टेक्सटाइल। इत्तेहाद टेक्सटाइल लॉन की मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस मार्केटिंग कंपनी एंगेज किया है, कौन सी एक्ट्रेस है फोटो शूट कर रही है, कहाँ कर रही है, एक शूट के कितने पैसे लिए उसने, जो डिज़ाइन आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं, वो नॉर्मल डाइंग प्रिंटिंग से आ रहे हैं कि डिजिटल डाइंग प्रिंटिंग से आ रहे हैं, ये जियोग्राफिकल डिज़ाइनिंग लेके चल रहे हैं, फ्लोरल लेके चल, क्या इस साल का थीम क्या है इनका? ठीक है, अब इस साल का थीम जो अभी आपके पास आनी है, लॉन आनी है मार्च अप्रैल में, ये फरवरी अक्टूबर में
ये आपकी जो फरवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर में बन रही थी, सारे डिज़ाइन हमने देखे, पता कौन सी एक्ट्रेस आ रही है, कहाँ फोटोशूट कर रही है, ठीक है। ये ऑडिट किया मैंने, और करने के बाद मैं चला गया फिरदौस लॉन वालों के पास, वही मेरा क्लाइंट है, जाकर उनको बता रहा हूँ यार वो तुम फलानी एक्ट्रेस को लेके आ रहे हैं, तुम लोग बेवकूफ़ से इतने पैसे दे रहे हो, वहाँ तो इतने पैसे ले रहे हैं। तो ये बताने की ज़रूरत, समझ में आपको उनका एक सीक्रेट पता लगा है, पूरे उनकी मार्केट कंपेन इस पे खड़ी है पूरी, ठीक है, समझ गए। और हमारे से सूट, हम तो वैसे गरीब लोग हैं मेंटली, ज़हनी तौर पे, हमारे तो सूट बिकते ही मॉडलिंग पे, ठीक है। जो सूट नहीं बिक रहा होता वो एक मॉडल को पहना दो, कोहिनूर में उसका बिलबोर्ड लगा दो, शाम को वो स्टॉक, इतने गरीब लोग हैं मेंटली, 15-20-25 लाख ईमान अली को देना ना, या एयान अली को देना है, ठीक है, या किसी और मॉडल को देना है, वो गया सो शाम को खुद ढूंढो किधर गया, ठीक है, जितना मर्जी स्टूपिड हो डिज़ाइनर का। तो अब ये चीज़ें, अब फार्मूलास के हैं, सीक्रेट्स के हैं, ठीक है। कस्टमर्स की लिस्ट, मेरे पास नियाग्रा के सारे कस्टमर्स की लिस्ट है, वो मैं नियाग्रा के कस्टमर्स को दे दूँ, कंपेटिटर को दे दूँ, कहाँ से स्टॉक खरीदते हैं, कितना ही कॉटन खरीदते हैं, कितने % पे लोन लिया बैंक से, सारा कुछ पता ना मुझे, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना, इसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में जाके। मैंने आपसे कल भी बोला था कि इस कॉन्फिडेंशियलिटी से मुझे 8-10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन था, जिस अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैंने कल डिस्कस भी की थी आपसे। उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 बातें हैं, एक तो आपने ऐसे एक्ट करना है कि प्रोफेशन की, ऐसे एक्ट नहीं करना जिससे प्रोफेशन की रेपुटेशन ख़राब हो, प्रोफेशन की, हमारे इंस्टीट्यूट की, ये हमारी अपनी, हमारे पास है कि रेपुटेशन ही है ना, ठीक है। और दूसरा आपने कंप्लायंस करनी है लॉज एंड रेगुलेशन की। नेक्स्ट पेज पे यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो मैंने कल वाला रिवाइज करवाया। अगले में कहता है कि जी कई दफ़ा क्या होता है, आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को जब लेके जाते हैं, उसकी कंप्लायंस करते हैं, दूसरे की नॉन कंप्लायंस हो जाती है, ठीक है। ये एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस है, शायद मेरे पास इसकी एग्जाम्पल भी ना हो कि आप एक की तरफ जाते हैं, दूसरे की नॉन कंप्लायंस हो जाती है, ठीक हो गया। ऐसे सिनेरियो में इसने लिखा हुआ यहाँ पे इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, इन सच ए सिचुएशन द अकाउंटेंट माइट कंसीडर कंसल्टिंग, कंसल्टेशन लेने, आप क्या लेने, कंसल्टेशन, कि आप क्या कंसल्टेशन किससे लेनी है, कंसल्टेशन किससे लेनी है, अपने जूनियर से, जूनियर कंसल्टेंट डेफिनेटली सीनियर से, और वो किससे लेगा, अपने सीनियर से, और वो अपने सीनियर से, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलाइट की आपको मेथडोलॉजी बता देता हूँ। डिलाइट की मैं मार्केटिंग मैनेजर नहीं, सिर्फ इसलिए कि डिलाइट से मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं डिलाइट के, ठीक है, तो वो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। डिलाइट की जो कंसल्टेशन थी ना, इसमें ये आपकी कोर्स में दोबारा आनी, चैप्टर नंबर 1-2 में जाकर दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको। कंसल्टेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म था कि कंसल्टेशन कैसे लेनी है, कंसल्टेशन कैसे लेनी है। तो उसमें था कि जो जूनियर है वो क्या करेगा, जो ट्रेनिंग है वो अपने जूनियर से ले ले, जूनियर क्या करे सीनियर से, सीनियर अपने सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर मैनेजर से, मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर से, सीनियर मैनेजर क्या करे पार्टनर से ले ले, ठीक है। अगर एक पार्टनर के पास भी वो कंसल्टेशन नहीं दे सका या सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन नहीं हो सका उस प्रॉब्लम का, फिर क्या करें, उसी ऑफिस में दूसरे पार्टनर से लेने। एक एंगेजमेंट टीम है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर हैं, उनकी टीम है सारी, मसला हल नहीं हो रहा, वो मुझसे पूछने, मेरी पार्टनर ना उसी लेवल का, ठीक है। ऐसे यूसुफ आदिल हमारे डिलाइट में 10 पार्टनर्स थे, ठीक है। एक मुल्तान बैठता था, 2 इस्लामाबाद बैठते थे, एक लाहौर बैठता था, 2 कराची बैठते थे, डिफरेंट हमारी कंट्री में स्प्रेड थे। तो अगर एक जगह प्रॉब्लम नहीं हो रही, पार्टनर मसला रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या करे, उसी ऑफिस में
दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर सिटी लेवल पे मसला हल नहीं हुआ तो क्या करें, कंट्री लेवल पे जाके, हमारा कंट्री ऑफ हेड ऑफिस कौन सा था, कराची में, वहाँ से पूछ लें। वहाँ मसला हल नहीं हो रहा तो कॉन्टिनेंट वाइड हमारा हेड ऑफिस था इसमें सिंगापुर में, वहाँ से पूछ लें। नहीं तो वर्ल्ड वाइड हमारा न्यूयॉर्क में ऑफिस था, वहाँ से पूछ लें। ठीक है, विद इन फर्म में मसला हल नहीं हुआ, आउटसाइड फर्म चले जाएँ, वो क्या था, रेगुलेटर से पूछ, SEC से पूछ लें, ICAP से पूछ लें। लेकिन कंसल्टेशन के बगैर मसला हल नहीं होगा। कंसल्टेशन लें, इनकरेज करते हैं इसमें, कंसल्ट करें, दगड़ मगड़ ना करें। समझ गए? तो ये वो कहते हैं कि अगर आपको एथिकल प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन में, उसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही तो क्या करें, कंसल्ट करें। ठीक है, वो अच्छा, ये उसने अगली जो 4-5 बुलेट्स लिखे हुए हैं ना, ये मोर और लेस वो है डिलाइट ने लिखे हुए हैं। ठीक है, इफ नेसेसरी कहता है आप किससे पूछ लें, अदर एम्प्लॉइज से, अदर जो मेंबर हैं विद इन द फर्म उनसे पूछ लें। ठीक है, ये देखें अदर मेंबर्स है ना। ठीक है, समझ आ रही है? फिर उसके बाद क्या कहता है, दोस्त चार्ज गवर्नेंस से पूछें। दोस्त चार्ज गवर्नेंस को पता है आप लोगों को? दोस्त चार्ज हमने पढ़ा था कंपनी के केस में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं इकट्ठे, ऐसे ही होता है ना जो कंपनी में रहते हैं। इसमें से कुछ क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस को। अब सारे के सारे बंदे तो बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करते, कुछ आते हैं इसमें। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ, इनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूट से निकला, बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब की मनीज को, इसका ख्याल रखना है इन्होंने कि ज़ाया तो नहीं हो रही, गलत स्पेंडिंग तो नहीं हो रही, ठीक डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे होता है ना। अच्छा, क्या ये लोग इनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, इन्हीं में से आती है। इसे बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनका एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, IT को देख, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं बिजनेस को, प्रोडक्शन को देख रहे हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, इनको क्या वर्ड है, गवर्न कर रहे होते हैं। जब सूबे गवर्नर है तो वो क्या कर रहा होता है, वो पार्लियामेंट को गवर्न कर रहा होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, कोई सूबे का, कोई किसी सूबे का सरदार नहीं कर रहा होता, कोई कुछ नहीं कर रहा होता, ऐसे ही है ना, कोई रोड्स नहीं बना रहा, लेकिन वो क्या कर रहा था, पार्लियामेंट के प्रॉब्लम्स को ऊपर से लुक आफ्टर कर रहा होता, गवर्न कर रहा होता। जहाँ की गड़बड़ करे पार्लियामेंट, फॉरन सुनता ना, गवर्नर ला के रखने लगा जी, वो फिर अपनी रूलिंग लेके आ जाता है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो होता है यहाँ पे। ठीक है, इवन ये हो सकता है ना कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी का ऑडिटर लें, ला सकते हैं ना ऑडिटर भी अपनी मर्जी का, तो उस डिसीजन में भी ये इंटरफेयर करते हैं कि नहीं, ये ऑडिटर नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, समझ गए, बोला कि नहीं यार? आप यंग हैं यार, 21-22 साल के, मेरी आपसे डबल एज है। आप बैठे हुए, मैं खड़ा हूं। एनर्जेटिक हो गया है कि नहीं? चलें जी आगे। अच्छा, इसके अलावा कहता है किसी प्रोफेशनल बॉडी, मैंने भी बताया आपको, अब ICAP से पूछने, रेगुलेटर से पूछने, SCCB से पूछने, हम कंसल्टेशन, कई बार प्रॉब्लम आती है, हम ICAP की टेक्निकल कमेटी से कंसल्टेशन लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड कैसे करना है हमें नहीं पता, हम टेक्निकल कमेटी से पूछते हैं। तो आप भी क्या करें, टेक्निकल कमेटी से पूछना है। ठीक है, रेगुलेटर मैंने भी बोला, SCCB से पूछने हैं, FBR से पूछने। ठीक है, और कोई लीगल काउंसिल, आपको इस पर लीगल ओपिनियन लेने। समझ गए, कंसल्टेशन समझ गए, याद रहेगा। आगे जी, आगे इंटेग्रिटी। अच्छा, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में कहता है प्रोफेशनल जजमेंट। आपने इन सब चीज़ों को एक्सरसाइज करते हुए आपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करना है। क्लियर है जी, याद रहेगा। अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, मेरे ख्याल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए, इंटेग्रिटी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है ना, कोड ऑफ, ये 3 तरह के
इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। कितने पार्ट्स हैं? ए पार्ट एप्लीकेबल है चार्गोन इन बिजनेस, इन प्रैक्टिस चार्गोन। दूसरा है इन बिजनेस और तीसरा है बोथ। आपके जितने भी चार्गोन्स हैं ना उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, चार्गोन इन प्रैक्टिस और चार्गोन इन। इनमें क्या फर्क होता है? जो अपनी फॉर्म चला रहे होंगे, जो कर रहे हैं, वो चार्गोन जिसके पास आईकैप का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो क्या है? चार्गोन इन प्रैक्टिस। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बिजनेस। फैजान साहब से आप टैक्स पढ़ गए हैं, चार्गोन है, इसी हैं, वो क्या है? चार्गोन इन बिजनेस। आपके प्रिंसिपल करंट भी और प्रीवियस भी दोनों क्या है? चार्गोन इन बिजनेस। मेरे पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, मैं क्या? चार्गोन इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस का होना जरूरी है। ये भी हो सकता है आप फर्गूसन से क्वालिफाई करें और फर्गूसन में जॉब कर लें एज ए मैनेजर, चार्गोन है, लेकिन आप चार्गोन इन प्रैक्टिस नहीं होंगे जब तक कि आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं ले लेते। याद रहेगा, पक्की बात है। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल पेपर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ी इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है बेसिक से क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, याद रहेगा। तो इसको भी हम इसको देखेंगे। चार्गोन प्रैक्टिस बिजनेस बार बार आएगा वर्ड, ठीक है। उसने इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? अकाउंटेंट। कोड ऑफ एथिक्स ने वर्ड कौन सा यूज़ किया है? बहुत से मुल्कों में अकाउंटेंट का, चार्टर्ड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेंट का वर्ड यूज़ होता है या कोई और वर्ड यूज़ होता है। तो उसने चूंकि उन मुल्कों में भी एप्लीकेबल है इसलिए उसने इसके लिए चार्टर्ड का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने क्या वर्ड यूज़ किया? अकाउंटेंट। उससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, समझिए। जैसे अमेरिका में CPA कहते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। कुछ जगह पे चार्टर्ड कहते हैं, ठीक है। चलें आगे आगे जी हमने 1.2 में पढ़े हैं ना एथिकल प्रिंसिपल्स, इनकी डिटेल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्विकली लेके चलेंगे, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इंटेग्रिटी में पहले पैराग्राफ में कहता है वही इंटेग्रिटी का जो प्रिंसिपल, ये क्या रिक्वायर करता है? रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकेंड लाइन में ऑनेस्ट इन ऑल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कल मैंने बात की, सीधी बात करेगा, ऑनेस्ट होगा और क्या होगा? ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, अगली में बात करता है ट्रूथफुलनेस, सच्चा होगा, ठीक है। अच्छा आगे हैं, अगली जो पैराग्राफ है ना इसको खुद पढ़ लेना आपने, मैं सिर्फ इसकी समरी बता देता हूँ आपको। कहता चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी किसी ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे किसी सर्टिफिकेट का पार्ट नहीं बनेगा जिसमें उसको पता होगा, नोइंगली पता होगा कि ये गलत है, झूठी है, फॉल्सिफाइड है, रेकलेसली बनी है, केयरलेसली बनी है, ऐसी कोई स्टेटमेंट उसका पार्ट, उसको अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कैसे करते हैं आप? साइन ऑफ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। आपको पता है अकाउंट्स गलत है, आप उस पर साइन कर दें कि तो ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स गलत है, आप कह रहे हैं गलत है, फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। मसला कब आएगा? अकाउंट्स गलत हैं और आप उन पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, ये एक्सेप्शन है, इसकी याद रखना। अब ये नहीं हो सकता कि अकाउंट्स गलत हो, मटीरियली मिस्टेड, आपके मैनेज ऑडिट ही नहीं करना। आप ऑडिट करें और करके उस पर कौन सी रिपोर्ट दें? मॉडिफाइड, जो भी मॉडिफिकेशन बनती है, क्वालिफिकेशन दें, एडवर्स बनता है एडवर्स, डिस्क्लेमर बनता है डिस्क्लेमर, जो भी बनता है वो दे दें। फिर इंटेग्रिटी वाले जो अब कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, इसकी नॉन कंप्लायंस नहीं होगी। लेकिन अगर अनट्रू, फॉल्सिफाइड, एक झूठे अकाउंट्स हैं, मटीरियली मिसस्टेटेड अकाउंट्स हैं, उसमें आप एसोसिएट होते हैं अपने आप को और
अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, फिर इस प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बातें करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट बी नोइंगली एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और अध्ययन, किसी ऐसी चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। कौन सी? ए में कहता है जो कि मिसलीडिंग है, फाल्सिफाइड है। बी में कहता है रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब क्या होता है? लापरवाही से बनी। समझ गए? और सी में कहता है ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स, ये उसमें से कोई मेजर फैक्ट ओमिट है, उसमें है ही नहीं, फंडामेंटल चीज उसमें है ही नहीं, ये गलत आ रही। समझ गए जी? चलें आगे। अच्छा, इससे अगली मैंने आपको पढ़ा दी है, इससे अगली वाली लाइन, इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अ मॉडिफाइड रिपोर्ट, प्रोवाइड्स अ, तो फिर नॉन कंप्लायंस नहीं होगी। अच्छा, अभी आपने बड़ी आसानी से पढ़ ली है मॉडिफाइड रिपोर्ट, इसके पीछे हमारे 2 लेक्चर हैं, यहाँ पे ब्रेक लगनी थी। सही, मॉडिफाई क्या होता है? समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव है, हमने चीजें पहले पढ़ी। अभी सुबह अभी पिछली ऊपर एक पैराग्राफ आया है प्रोफेशनल जजमेंट, पढ़ा हुआ हमने, इसलिए हम बड़ी इज्जत से गो थ्रू कर गए उसमें से। जो यहाँ पे सबको ये टॉपिक हमारा 1.3 इंटेग्रिटी छोड़ के हमने क्या शुरू कर देना था? मॉडिफिकेशन क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, आगे हैं। अच्छा, अगर किसी वजह से गलती से आपको ऐसी रिपोर्ट का पार्ट बन गए, बाद में पता लगा कि यार ये मैंने गलत रिपोर्ट साइन कर दी, गलत सर्टिफिकेट साइन कर दिया, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो जैसे ही आपको पता लगे फौरन नेसेसरी स्टेप्स लें उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ये नहीं कि अब तो हो गया जी, अब तो हो गया, ऐसे नहीं, फौरन क्या करें? स्टेप्स लें इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगली लाइन में ये बात करता है। ठीक है, सेकेंड लाइन में बात करते हैं, द अकाउंटेंट शैल टेक स्टेप्स टू डिसएसोसिएट विद द इंफॉर्मेशन। फौरन कि मैंने एक रिपोर्ट साइन कर दी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इस पर रिलाई ना करें, उस पर लोगों का रिलायंस रुकवाएं। ठीक हो गया? ये बातें आप पढ़ रहे हैं ना, इसको इस तरह से पढ़ना है कि कल कोई सिनेरियो में आनी, किसी ने नहीं पूछना इंटेग्रिटी है जी, इस पे मजमून लिखने 18 नंबर का, पेपर में ऐसे नहीं आना। पेपर में इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आनी एक सिनेरियो में। समझिए मेरी बात? बोले यार, याद रहेगा, इस तरह से इन कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? अगली लाइन पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से? जल्दी से पढ़ें। There are 2 courses of action. There are 2 courses of actions available when a chartered accountant becomes aware that he has been associated with wrongful or false information. पहला क्या जी? First, take steps to be disassociated डिसएसोसिएट हो, from that information. ठीक है, Provides a modified. ठीक है, फौरन उसके ऊपर मॉडिफाइड रिपोर्ट दें। क्लियर है? आगे आ जाइए। प्रोफेशनल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जल्दी से पढ़ने, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। Practical consideration. Sometimes the accountant may make inadvertent errors. इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? गलती से। ठीक है, ठीक है, एक होता है नोइंगली, जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूँ, एक होता है इनएडवर्टेंट, गलती हो गई। तो अगर जानबूझ के कर ही नहीं सकते ना, जानबूझ के तो किसी गलत रिपोर्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते। ये क्या गलती से हो गया, बाद में पता लगा यार मैं गलत रिपोर्ट साइन कर दी। ठीक है, तो इनएडवर्टेंट की बात करते हैं, अगर आपको इनएडवर्टेंट एरर हो गया है, ठीक है, और हैव एन honest difference of opinion. और सही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका। ठीक है, आगे हैं। These circumstances do not impact the integrity. However, integrity cannot accommodate deceit or subordination of principles. ठीक है, जानबूझ के करना गलत है। कई दफा क्लाइंट आपको धोखा दे देते हैं, हमें गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं। ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें विजिलेंट रहना है, लेकिन ये कि नोइंगली किसी गलत रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना आपने। ठीक है, आगे हैं जी। A chartered accountant should test his integrity by asking these 2 questions. Number 1, am I doing the right thing in a given situation that a person with integrity would do?
Number 2, am I retaining my integrity after making a decision in a ठीक है, particular? पहले भी इंटेग्रिटी चेक करेंगे, मैं जब मैं कर रहा था ठीक कर रहा था, और करने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपका इनर बताता है आपको क्या मैं ठीक काम किया गलत किया। ठीक है, आगे हैं जी ऑब्जेक्टिविटी। मैं पढ़ता हूँ ऑब्जेक्टिविटी में वही 3 बातें कर रहा है, अब तीनों हमने पढ़ ली हैं। क्या कहता है सेकंड लाइन में, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अगर किसी जगह पे इन तीनों चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपने क्या अगले लाइन में कहता है, चार्गन शैल नॉट अंडरटेक एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। अगर इन तीनों को हिट कर रही है, ठीक है, ये प्रेशर हमेशा होने हैं। मैंने कल भी कहा था प्रेशर हमेशा होने हैं। बाइसनेस इंसान है, आयत ही है, लेकिन इतनी ना आ जाए कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को हिट कर जाए। जो आप डिसीजन देना चाह रहे हैं, जो आप रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, उस रिपोर्ट को हिट करवा जाए, इतना अनड्यू ना हो जाए वो। समझ गए? याद रहेगा जी। अच्छा, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पढ़िएगा जल्दी से। Practical consideration. A chartered accountant should test his objectivity by asking these 2 questions. Number 1, what would be the decision of another equally? अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो क्या डिसीजन करता? ठीक है, इक्वली एक्सपीरियंस चार्टर्ड होता, मैं ना होता, मैं मिस्टर ए ना होता, मिस्टर वाई होता, यही ओपिनियन देता। चेक करें अपने आप को। ठीक है, और सेकंड में कहता है Under the similar circumstances with access to the same information. सेकंड में ये कहता है आफ्टर मेकिंग डिसीजन, After making the decision, have I retained my objectivity? समझ गए? अभी मेरी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है। वही करने से पहले हम करते हैं ना, कोई अमल करें, शरीयत में उलमा कहते हैं ना, कोई अमल करें अपने आप को टटोलने पहले कि रियाकारी तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, करते हुए भी टटोलें कि मैं ठीक कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा। और करने के बाद भी देखें कि मैंने मेरे इस अमल में रियाकारी तो नहीं थी, अगर थी तो इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, इसलिए वो हम अक्सर ख़ास तौर पर जो लोग बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फिर इस्तग़फ़ार करते हैं 3 दफ़ा। क्यों? आपने नमाज़ पढ़ी है, गुनाह तो नहीं कर रहे, लेकिन नीयत को टटोलते रहे। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है कि देखिए मेरी इंटीग्रिटी मेंटेन है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है। तीसरे में है जी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू के, जल्दी से पढ़ने से। अच्छा, उसमें ए मैंने बातें ना की हुई हैं। ए में क्या कहता है, अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोफेशनल नॉलेज स्किल, ये मैं सारी बातें करनी है आपसे। बी में कहता है एक्ट करना है ड्यू डिलिजेंटली। ठीक है, आगे आ जाएंगे जी। Serving clients and employing organization with professional competence requires the exercise of sound judgment. साउंड जजमेंट, जजमेंट क्या होती है? प्रोफेशनल जजमेंट। और इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट है, सारे पढ़े हुए हमने, पढ़े हुए ना, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आगे आ जाए, अगले पैराग्राफ में। Maintaining professional competence requires a continuing of अच्छा, ये मेंटेन कैसे करना है? मेंटेन किसने करना है? मैंने। अटेन किसने करना है? आपने में नॉलेज लेना है, स्किल लेनी है। ठीक है, समझ रहे हैं? मैंने मेंटेन करना है। अच्छा, कैसे करना है? मैंने क्या बताया था आपको? आई कैप ने हमारे ऊपर तलवार लटकाई है कि 3 सालों में 120 आवर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, रफली 1 साल में 40 घंटे। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया था मैंने? कंटिन्यूअल डेवलपमेंट। इसी की पैराग्राफ सेकंड लाइन में है, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनेबल्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आई कैप की बात नहीं हम कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? आई फैक की। समझ गए मेरी बात? आगे हैं जी। अच्छा, ये सिर्फ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया वाले भी ऐसे कर रहे हैं, श्रीलंका वाले भी ऐसे कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाए। ड्यू डिलिजेंस encompasses the responsibility to act in accordance with the requirements of an assignment carefully, thoroughly and on a timely basis. ठीक है, In complying with the principle of professional. अच्छा, इसमें कहता है जो है ना, आपने टाइमली करनी है। ठीक है, और कैसे करनी है? ड्यू डिलिजेंटली करनी है। क्या बात करता है सेकंड लाइन में? प्रोफेशनल कैपेसिटी अंडर द अकाउंटेंट हैव बीन अप्रोप्रिएट, कि जो मेरे नीचे काम कर रहा है, देखिए ये इसमें ये बात करता है ड्यू केयर में कि मैं तो बड़ा कॉम्पिटेंट हूँ, मेरी कैपेबिलिटी मेंटेन है, लेकिन मेरे नीचे स्टाफ नालायक है सारा, उस स्टाफ की ट्रेनिंग भी मेरे जिम्मे, वो स्टाफ भी सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी मेरे जिम्मे है। ठीक है, कैसे चेक करना है? मैंने पेपर में क्वेश्चन आए हो सारे, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे चेक करूँगा मैं?
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आप सबको नियाग्रा मिल्स भिजवा दिया ऑडिट करने, भी आपने डिलीजेंटली वर्क किया कि नहीं किया? क्या 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 कैसे देखूंगा मैं?